नेक्स्ट बुक आपकी स्टार्ट करते हैं। एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में पहला जो टॉपिक आपके पास है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये भी अकाउंटिंग मेथड यही बोलता है कि जो कंपनियों में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एज पर दी अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग होंगे। मीन्स एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल जो 7 है उसके अकॉर्डिंग ही बनने चाहिए। मीन्स अगर वो रूल्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बने होंगे उसमें हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारी इनकम क्या है, हमारे लॉस क्या है, कहाँ वो चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कहता है कि अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बना लोगे कि जिसमें कोई पता ही नहीं है अभी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, तो उनको हम लोग अकाउंट के बेस का नहीं मानते हैं। गवर्नमेंट भी उन चीज़ों को अप्रूव नहीं करती है। एडवांस अकाउंटिंग यही बोलती है कि जब भी कोई काम होना चाहिए एज पर दी अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये आपका टॉपिक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का बहुत छोटा सा एक थ्योरी वाला टॉपिक है, इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप क्या है। अकाउंटिंग और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फॉलो दिस स्टैंडिंग। कोई भी कंपनी, मान लो कहता अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो किस स्टैंडर्ड से बनाएगा, उसके लिए हमें इस टॉपिक को प्रॉपर दिखाया गया है। कोई कंपनी मान लो बिल्डिंग का काम बना रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल्डिंग का काम करता है, उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें दिखानी होगी, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, किस चीज़ से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता है, इसके ऊपर उन्होंने चीज़ को बना के दिखाया है। सबसे पहले तो लिखा है कि डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिंगल एसेट सच एज ए ब्रिज, बिल्डिंग, डैम, पाइपलाइन, शिप, टनल, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बी नेगोशिएटेड। कोई भी ऐसी अगर आप सिंगल एसेट बनाने जा रहे हैं, कोई पुल बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर कोई पाइपलाइन बना रहे हैं, तो उनमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी नेगोशिएट, उसमें हो सकता है कि ये नेगोशिएट होता हो भी अलग तरीके से चल सकता है। सच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड दोज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफाइनरी, other sophisticated pieces of machinery of equipments. Construction contract may also deal with the construction of a number of assets that are closely related to the independent in terms of their designs. जब भी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तब सिंगल चीज बना रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब आप लोग एक ही टाइप का काम करें, नंबर ऑफ मशीनरीज बनाने जा रहे हो, नंबर ऑफ काम करने जा रहे हो, तो उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मीन्स उसमें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होना ही चाहिए। ये लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ द स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू द एग्रीमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ द एसेट्स। जो भी आप लोग एसेट्स बना रहे हो उसके साथ कौन कौन सी सर्विसेज होने वाली है, वहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जरूरी होता है। सिंगल चीज आपने बनाई है, मे भी कहता नेगोशिएट हो सकता है कि ना भी चीजों की भाई बना दी है, बाद की बाद में देखेंगे। लेकिन एक ही काम जब आप मान लो कि अपने कोई कंपनी लगा ली है, कंपनी लगा ली, आपका काम है मशीनें बनाते हो आप लोग, मशीनें बना रहे हो तो उसमें आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बोलता है, क्योंकि जो मशीनें बनाओगे कल को प्रॉब्लम आ गई तो उसको सही कौन करेगा, क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई, आपकी इंटेलिजेंस उसमें यूज की गई है, आपके ही मैकेनिक उसमें होने चाहिए। बाद में लोग बाहर ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, लोग उनके को सेटअप कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मशीन में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देंगे। जो चीजें आपने उसमें सेटअप आपने खुद की हैं उसकी नॉलेज आपको होगी, तो कस्टमर आपके पास कैसे पहुंचे, वो सर्विसेज के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जागे इन्होंने ये बोला कि agreement for the destructions of restoration of the assets as well as the cleanup after the demonetization। अगर किसी प्रकार का डिमोनेटाइजेशन अगर मान लो कोई कंपनी की आपकी एसेट से खत्म हो रही है, उसको क्लीनअप कैसे कर सकते हैं, जब आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया उसको खत्म करना तो उसमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आर फॉर्मेटेड इन द नंबर ऑफ वेज विच फॉर द पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड्स आर क्लासिफाइड फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड द कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कहता प्राइस भी आप रख सकते हैं, या फिर इसमें कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड सेटअप किए जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे तो उसमें सर्विसेज आपने देनी पड़ेंगी, तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटो मोड पे आते ही हैं। कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप कहता है इन चीज़ों को कंबाइन करने जा रहे हो तो आपको कौन कौन से पॉइंट देखने पड़ेंगे। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कवर सेवरल एसेट्स, बिल्डिंग ऑफ ईच एसेट शुड बी क्लासिफाइड एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इफ डिफरेंस ऑफर हैज बीन फाइल्ड फॉर ईच एसेट्स। अब मान लो मैं एग्जांपल बताता हूँ कि बिल्डिंग में ही चलते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, कोई बंदा ऐसा है कि कॉलोनी बनाने का काम करता है, कॉलोनी में होता है कि वो पूरी कोठियां बना बना के सेल करता है, तो आप सारी कोठियां एक जैसे बना दोगे, उसका काम आपको ये नहीं होता कि आपका काम खत्म हो गया। अगर किसी कोठी में कोई कमी रह गई है तो जिन लोगों को आप बेचोगे तो बंदे आपसे डिमांड करने ही वाले हैं, तो आपके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। एग्जाम्पल आप ले लो, सामने वाले में कोई कॉलोनी बनी है, अब कॉलोनी में आप घर बनाना के बेच रहे हैं तो उसमें लोग आपसे सर्विसेज मांगे ही मांगे, क्योंकि वो विजिट करते हैं अलग अलग घर में। आप जिसको बनाने दें यार उससे पहले साथ वाले बना विजिट कर लेगा, वो बंदा डिमांड करेगा भी इसमें अगर ये कमी आ गई तो आपको साफ काम करना पड़ेगा। हम खुद बनाएंगे तो हम उसके लिए खुद जिम्मेवार हैं, अगर किसी के थ्रू बनवा के ले रहे हैं तो जिम्मेवारी बंदे से लेनी पड़ेगी। बंदा ये थोड़ी बोल दे कि मैंने आपको घर बना के दे दिया, बस आज आप मेरे को पैसे दे दो आपका काम खत्म हो गया।
कल को पता लगा बारिश आई तो वो जगह जगह से लीक हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम किसकी है? जिस बंदे ने बनाया है। तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी होते हैं। ईच asset has been a topic of separate discussion. Contractor and the client have two option to accepting and rejecting the contract provision related to each asset. जो भी एसेट किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है उसमें क्लाइंट और जो पर्सन जो होता है, जो क्लाइंट होता है, जो एक दूसरा जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उन दोनों के बीच में कहता है डिस्कशन होना जरूरी है। क्योंकि जिस बेस पे आप चाहे कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को रिजेक्ट करे या क्लाइंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को रिजेक्ट करे, वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होने चाहिए। एडिशनली ईच एसेट एक्सपेंसिव एंड रेवेन्यू कैन बी डिटरमाइंड। कौन कौन सी एसेट के ऊपर कितना कितना खर्चा आया, उससे कितनी कितनी रेवेन्यू हम डिटरमाइन भी कर सकें, तब हम लोग बनाएं। क्योंकि जब भी आप किसी बंदे से कोई चीज़ लेने जाओगे तो पहले ही बंदा बताता है भाई, आप नॉर्मली, मैं कॉलोनी में एग्जांपल कॉलोनी की ले रहा हूँ, मैं कॉलोनी में आ रहा हूँ, आपको जो बनी बनाई कोठी जो है, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि 40 लाख में बन रही है। यही कोठी अगर वो सिंगल बंदा बनाएगा तो कहता है भी ज़्यादा आपके पैसे लगने वाले हैं। हम आपको इस बेस पे बना के दे रहे हैं कि हमें इकट्ठा सेपरेट मटेरियल आ रहा है, इकट्ठा काम चल रहा है, तो कुछ भी कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन हम लोग दूसरे बंदों को बता सकें कि एक्चुअल में इसमें हमारे खर्चे क्या हुए हैं, क्या रेवेन्यू हुई है, आपके क्या बेनिफिट हो रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ही क्लियर हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जब भी ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रेवेन्यू में क्या देखा गया? सबसे पहले तो इनिशियल सम ऑफ रेवेन्यू एग्रीड अपॉन इन दी कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियल का था हमेशा हमें चाहिए। आप ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो आपके उसमें रेवेन्यू जनरेट ही ना होती। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में आप कितने परसेंट पैसा या फिर कितना इनकम कमाने जा रहे हो, या रुपीस में बात कर सकते हैं, रेशो में बात कर सकते हैं, वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क क्लेम एंड इंसेंटिव पेमेंट्स, जो वेरिएशन कॉन्ट्रैक्ट में कहता हो सकते हैं पेमेंट्स के टाइम पर। जैसे एग्जांपल बोलें कि पेमेंट जो है हम बोलेंगे इंस्टॉलमेंट में है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में चल रही है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वन टाइम पेमेंट है, या फिर तो टू टाइम में पेमेंट्स हैं, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। द एक्सटेंट दे आर लाइकली टू रिजल्ट इन रेवेन्यू, दोनों का मेन मकसद कुछ भी होगा, जो पेमेंट्स का हम मेन मकसद सिर्फ रेवेन्यू जमाने का होता है। अगर मान लो पेमेंट आपकी इंस्टॉलमेंट, तो उसमें भी रेवेन्यू कमाई जाती है, मीन इंटरेस्ट लगा के पैसे लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने की चीज़ है उतने की ही आपको मिल जाएगी। दे आर एबल टू मेजर विद एक्यूरेसी, ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें भी आप लोग करने जा रहे हो, कोई चीज़ में इंसेंटिव पेमेंट रखने जा रहे हो, लेट पेमेंट रखने जा रहे हो, उसमें आपको एक्यूरेसी मेजर हमेशा करनी होगी। जिस बंदे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है उसमें टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए, रिटर्न में एग्रीमेंट होना चाहिए, तब ये चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सप्रेस करके कर लोगे, बाय वर्ड कर लोगे या बाय माउथ कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट इस चीज़ को फॉलो भी नहीं करती है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, फॉर इंस्टेंस आपको क्या क्या काम करने चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर एंड कस्टमर में एग्री टू चेंज और क्लेम अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अंडर ए सर्टेन पीरियड आफ्टर द एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टाइम पीरियड के बीच में ये चीज़ पॉइंट क्लियर होनी चाहिए भी कितने टाइम में हम कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। अगर वो टाइम पीरियड निकल गया है तो काम खत्म है। जैसे एग्जांपल बोले, आपको एसेट खरीदते हो तो उसमें वारंटी हमें मिलती है मोस्टली 1 साल। आजकल कुछ प्रोडक्ट आने चले हैं 2 साल 3 साल। अगर 3 साल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास कंपनी आएगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चेंज भी करके दे देगी या ठीक करके दे देगी। लेकिन जब वो 3 साल निकल गए उसके बाद प्रॉब्लम आई है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी रहती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई प्रोडक्ट हमने आज खरीद लिया, लाइफ टाइम की जिम्मेवारी हमारी होती है। मैं एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग वाले के लिए, कॉलोनी किसी बंदे ने बना दी, कॉलोनी वाले ने बनोली बना के सब लोगों को घर भेज दिए, कोई कदर रहेगी वो बाद में बेचता रहेगा। कॉलोनी बना के दे दी, उसमें तो ये तो नहीं कि कॉलोनी लाइफ टाइम के लिए जिस बंदे ने बनाई है वही संभालेगा। अब कॉलोनी जिम्मेवारी किसकी होती है? जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। आप लोगों को उसकी टेक केयर करनी है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप पैसे फंड इकट्ठे करो, उसमें जो कुछ मर्जी लगाते चले जाओ। अगर कॉलोनी म्यूनसिपैलिटी में आ रही है तो म्यूनसिपैलिटी वाले काम करेंगे, लेकिन ओनर उससे बाहर हो जाते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि आप लगातार उसमें सर्टन टाइम पर जब मर्जी उनको बुला लो, भाई यहाँ पे नालियाँ बंद हो गई, यहाँ पे चीजें खत्म हो गई, यहाँ पर सेट कराओ। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा भाई मैं सिर्फ बनाने के लिए था, आपके झगड़े सोल्व करवाने के लिए नहीं आ सकता। मतलब कई बार ऐसा ना, मोहल्ले में झगड़े आ गए तो उसको सोल्व कराने के लिए आप कॉन्ट्रैक्टर को बुला लो, भी आपने कैसे लोगों को घर भेज दिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। वो कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि एक टाइम फिक्स है, अगर आपको मेरी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज को आप सेटअप कर सकते हो। उसके बाद कॉस्ट एस्केलेशन क्लोजेज में कॉस्ट रेवेन्यू अंडर ए फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज। अगर आपको लगता है भी कॉस्ट एस्केलेशन हो रही है, मीन्स कॉस्ट कम बढ़ती है आपको लग रही है, उसमें रेवेन्यू को भी फिक्स प्राइस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर को ही लगे, जिसकी कोई मेनली मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाला बंदा है, उसको लगता है कि मेरी रेवेन्यू कम हो रही है, किसी जगह पे वो कॉस्ट को इंक्रीज भी कर सकता है। मान लो मुझे कोई एग्जांपल करवाने के लिए मेरे को मकान 40 लाख में मिल गया, फर्दर कोई बंदा आ रहा है उसने आपसे पूछ भी लिया 40 लाख का है, और बंदा कहा भाई मैं 40 में, मेरे तो इतने मकान बिक गए, आपने खरीदना खरीदो मत खरीदो, मैं 45 में बेचूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर सकता है। आप नहीं बोल सकते कि उन लोगों को इतने का दिया मुझे इतने का मिलना चाहिए, ऐसा कभी कंडीशंस में नहीं होती। पेनल्टी रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट डिले इन द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट could cause the amount of contractor revenue decrease। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट में वर्डिंग आपने लिखाई कि टाइम पे, इस टाइम में कंप्लीट में ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दूंगा, अगर उसमें डिले हो रहा है
तो कॉन्ट्रैक्टर की रेवेन्यू आप कम कर सकते हैं, मीन्स उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर बोले कि 6 महीने में आपको बिल्डिंग रेडी करके दे दूंगा। अब 6 महीने से वो 7 महीने लग गए, आपने तो उसके ऊपर रह के भरोसा कर लिया कि अपने हम 6 महीने में ले लेंगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा सकते हो अगर 6 महीने से लेट हुआ तो हम पैसे इतने कम देंगे, कुछ कमी रहेगी तो ये चीज़ें देंगे, तो वो चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू राइज एज द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज विच ए फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड ए फिक्स प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बढ़ती है जैसे आप फिक्स ये एसेट जो है बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो आपकी रेवेन्यू बढ़ती चली जाएगी। मैंने एग्जाम्पल करवाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे ना, स्टार्टिंग में जो लोग जाएंगे उनको कम वाली कीमत में आपको मकान बने बनाए मिल जाएंगे। जैसे जैसे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, 10-15 बिक कॉलोनी में प्लाट बने बनाए या घर बने बनाए, तो वो प्राइस बढ़ा देंगे कि लोग अब खुद आने लगे, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोग सेफ हैं, ऐसी जगह पे अच्छे मकान बन रहे हैं, तो वहाँ पर वो कीमतें बढ़ा देते हैं। तो कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा कहता है उसमें रेवेन्यू जनरेट होती है, लेकिन उसमें ये पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर सकते हैं। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट भी होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड बी इंक्लूडिंग दी फॉलोइंग एक्सपेंसिव डायरेक्टली रिलेटेड टू दी पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो भी एक्सपेंसिव लग रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट बढ़ती बढ़ती है। जैसे एग्जांपल बोले कि आपने घर खरीदना है, घर खरीदने में जो उसके पेपर बन रहे हैं वो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट में लगती है, जो किसको देनी पड़ती है, क्लाइंट को पे करनी पड़ती है। एक्सपेंसिव जनरली ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी डेट कैन बी एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे खर्चे कई बार कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एलोकेशन हैं धीरे धीरे टाइम में चल रहे हैं, वो खर्चे भी आपको लग जाते हैं। मैं एग्जांपल बोलूँ कि आपने पेमेंट्स रखी हुई हैं जो आप लोग पेमेंट करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स आपको खर्चे पड़ेंगे, जो इंटरेस्ट रख दिया वो भी आपको पे करना पड़ेगा। एडिशनल एक्सपेंसिव डेट एक्सपेक्टली चार्ज चार्जेबल द कस्टमर अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे एडिशनल खर्चे भी होते हैं जो कस्टमर के ऊपर चार्ज पड़ते ही पड़ते हैं और कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट में देने पड़ते हैं। मैं एग्जांपल बोलूँ, लंदन में कॉलोनी में रहने हैं, कॉलोनी में एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं कि भी हर महीने 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे कॉलोनी में लाइटिंग के लिए, कॉलोनी में साफ सफाई के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। और कस्टमर बोले कि मैं तो पे करने वाला नहीं हूँ, तो बोलेंगे भाई एग्रीमेंट है, अगर आपको अडॉप्ट करना ठीक है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं चीज़ों के लिए। इसके अलावा कहते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होकर उसमें कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं। साइट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग द साइट सुपरविजन, मैंने एग्जांपल अभी बोला कि कॉलोनी है तो उसमें सुपरविजन के लिए आपको कॉस्ट, वो आपका कोई कंपनी का जो कॉलोनी का ओनर है वो नहीं देगा, वो उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको देनी पड़ती है। जैसे बोला कि हम फिक्स कर दी भी महीने में 100 रुपये सब लोगों को देने हैं, वो किसके लिए हैं, जो आपने चौकीदार रखा हुआ है सुपरविजन के लिए, वो बंदा लेगा ही लेगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन, अगर आप प्लाट जो सॉरी मैंने एग्जांपल घर के लिए घर बनवा रहे हैं कोई, उसमें कुछ अलग कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं आप, उन्होंने बोला कि हम 3 BHK बना के देंगे, मतलब 3 बेडरूम वाला हम आपको रूम बना घर बना के दे देंगे। आप बोला कि मुझे एक छोटी सी लाइब्रेरी उसमें सेटअप करनी है, कुछ बनाना है, मंदिर बनाना है, उसकी अलग से कॉस्ट आपको खुद पे करनी पड़ती है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इक्विपमेंट यूज टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एसेट्स यूज की जाएंगी अगर आप उसको यूज करो उसकी डेप्रिसिएशन आपको खुद है। मान लो साल भर आपने कॉलोनी में मकान ही ले लिया, साल बाद उसकी रेनोवेशन की जरूरत है, मीन्स उसमें रंग होना है या कलर करना होना है, आप उसको थोड़ी बुलाएंगे ओनर को भाई इसमें रंग करवा दे, आपको खुद ही करवाना पड़ेगा, वो डेप्रिसिएशन उसमें आपको खुद ही पे करनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग प्लांट इक्विपमेंट्स मटेरियल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट साइड से आप कोई चीज़ें इधर उधर कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। हायरिंग प्लांट इक्विपमेंट्स, आप किसी चीज़ को हायर कर रहे हो, मीन जैसे हम बोलेंगे किस, और हम बोल रहे हैं किराए वगैरह पर कुछ ले रहे हैं तो उस चीज़ों की कीमत भी आपको खुद पे करनी पड़ती है। एनी अदर क्लेम फॉर द थर्ड पार्टी, कोई अलग से थर्ड पार्टी के प्रति आपके क्लेम बनते हैं आपको पे करने पड़ेंगे। जैसे हम बोलें कि सीवरेज की पेमेंट्स होगी, म्यूनसिपैलिटी की पेमेंट्स होगी, वो आपको खुद पे करनी पड़ती है, वो हर जगह पे ओनर नहीं पे करता है। इसके अलावा जनरल एक्सपेंसिव इन्होंने वही से सेलिंग कॉस्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कॉस्ट शुड बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन में पॉइंट दोबारा से घुमा के वही चीज़ों को लिख रहे हैं। उसके बाद आ रहा है रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिव। आप कैसे कहता फाइंड कर पाएंगे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्टर की रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्टर के एक्सपेंसिव है। दो तरीके से हैं। व्हेन द आउटकम ऑफ ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली, जब रिलायबल करके मीन आपको लगता है कि ये चीज़ें एक्चुअल में हुई हैं तब फाइंड कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि व्हेन द आउटकम ऑफ कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, कई बार आप रिलायबली भी एस्टिमेट ही नहीं कर पाते कि कितना एक्चुअल में खर्चा लगा है। दो तरीके में उन्होंने अलग अलग पॉइंट उन्होंने डिफाइन किए हैं। इस पॉइंट में इन्होंने कुछ पॉइंट्स जो क्लियर किए आपके पास लिखा है। सबसे पहले टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, आपकी कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, जितना आपका टोटल लगाओ आपको टोटल खर्चा कर लेंगे और रिलायबली आपको पता चल जाएगा, उसको मीन्स आप लोग रिकॉर्ड रख लेंगे। इट इज लाइकली टू द इंटरप्राइज विल बेनिफिट इकोनॉमिकली फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, हमारा इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्चा हुआ है वो भी हम उसमें देख लेंगे। बोथ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कंप्लीट दी कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में जितनी हमारी उतनी कॉस्ट भी लगी है, प्लस हमारा टाइम भी लगा जो हमें इधर उधर जाके पेपर भी बनाने पड़े, वो चीज़ें भी इसमें देखी जा सकती हैं। उसके अलावा कहते कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनको अब डायरेक्टली प्रेडिक्ट करना पड़ता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट विल अक्यूर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस करने में हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमें कौन कौन से बेनिफिट हुए हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, रिलायबल नहीं कर सकते, इसमें प्रोडिक्शन करनी पड़ती है
एक्चुअल में जो चीज़ें हमने सोची थी क्या उससे ज़्यादा हमने कमाया या नहीं कमाया, चीज़ें हम बोल सकते हैं। उसके बाद कोस्ट एट्रीब्यूटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट वेदर नोट टू बी स्पेशली रीइंबर्सेबल कैन बी रिलायबली आइडेंटिफाइड ऑन मिसड। कुछ ऐसी कोस्ट कई बार ऐसी लग जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। रीइंबर्सेबल मीन्स उसको वापस नहीं कर सकते। कई बार कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल एग्जांपल बोलें कि आपने कोई पार्टी वगैरह कर दी, कोई स्पेशल इवेंट रख दिया, कस्टमर को बुलाया, उसको खाना पीना खिलाना पड़ गया, जब ऐसी कई बार कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट हो जाती है जिनको हम लोग रिलायबल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कई बार लग जाती है, तो उनको आपको हमें एज ए प्रोडिक्शन ही करना पड़ता है। इसके अलावा कोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में बहुत सारे मेथड लिखे हुए हैं, कौन कौन से खर्चे होते हैं जिनको हमने पहले पढ़ा है, उन्हीं चीज़ों को आगे उन्होंने डिफाइन दोबारा से किया है। ये पॉइंट आपके पास वैसे ही लगते चले जाएंगे, इनको पढ़ेंगे तो रेवेन्यू स्टैम्प की ड्यूटीज होंगी, टैक्स हो गया, नक्शन फीस हो गया, या फिर कंपनी सॉरी प्लांट को डिवॉल्व करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपको एग्रीमेंट्स में पता लग जाएंगे कौन कौन से कॉस्ट हैं जो रेवेन्यू बेस पे हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसे खर्चे हैं जो हम लोग खर्चों में कंट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है रिकॉग्नाइजिंग एक्सपेक्टेड लॉसेस की मीन्स हम लोग ये पॉइंट दोबारा पढ़ेंगे तो उतना ही डिमांड दोबारा हमारा लगने वाला है, वही पॉइंट दोबारा से ना रिकॉग्नाइज। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें कहता है हमारे एक्सपेक्टेड लॉस भी होते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं मान के चल सकते कि हम लोग जो काम करने जा रहे हैं उसमें परमानेंट ही आपका प्रॉफिट होने वाला है, इनकम कमाने जा रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेड लॉस भी हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? वेदर और नॉट वर्क हैज स्टार्टेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट हैज नो बेयरिंग ऑन हाउ मच ए लॉस इज। जब हम लोग को पता ही नहीं था अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारा कितना लॉस हो भी सकता है, क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ या काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। सबसे पहले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंटिसिपेटेड टू रिजल्ट फ्रॉम द अदर कॉन्ट्रैक्ट दैट आर नॉट हैंडल्ड एज ए सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द लाइन ऑफ द पैराग्राफ। आप कोई काम करने जा रहे हो एग्जांपल के तौर पे, आपने किसी एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं एग्जांपल मैं कॉलोनी बनाने जा रहा हूँ, मैंने एक मिस्त्री से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने बोला कि इतने पैसे ले रहे हैं, कल को वो बंदा छोड़ के चला गया, फर्दर नया आएगा तो मे बी रेट चेंज हो जाए, तो वो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो रहा है, तो ये चेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर एक मिस्त्री रेट अलग लगा रहा है, दूसरा अलग लगा रहा है, रॉ मटेरियल किसी से कम आ रहा है, किसी से महंगा आ रहा है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी कंप्लीशन, जितने टाइम पे अलग अलग स्टेजेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा वहां पर भी कॉस्ट लगती है आपकी, हर बार एक ही कॉस्ट रहेगी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप एग्जांपल ले लो, आज कोई काम कंप्लीट करने जा रहे हो, जैसे एग्जांपल आप बीकॉम ही कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, आपका जो कोर्स आज लग रहा है, कल को आपके फैमिली मेंबर वाले भी आपको बोलेंगे हमें बीकॉम बीबीए करना है, जरूर थोड़ी भी यही फीस रहेगी, कल को फीस बढ़ सकती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पर लगेगा। हम स्टार्टिंग में बोल दें कि बीकॉम कर रहे हैं, आपका पर मंथ जो सॉरी पर क्वार्टर जो है नियर अबाउट 10,000 पर सेमेस्टर लगता है, लेकिन कोस्ट कम हम अंदाजा लगा लिया कि 6 में हमारा लग मान के चलो भाई 50-60 हज़ार रुपये लगभग लग जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा यूनिवर्सिटी के साथ आपका, तब आपको एक्चुअल में कॉस्ट पता लगेगी। 60 हज़ार आपने सोचा था, हो सकता है 70 भी लग गया हो, कुछ अलग से खर्चे भी आपको करने पड़ गए हो, तो वो भी आपको बाद में ही पता लगते हैं। स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्टिविटी, जो जो एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती हैं उसमें भी आपके लॉस पता लगते हैं आपको। जैसे एग्जांपल मैंने बीकॉम के लिए है, आप बोलेंगे कितने में हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, डेली आना है उसका खर्चा लग रहा है, ऑटो का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा होगा, कभी यार दोस्त मिल गए उसमें खर्चा हो गया, तो ये सारे खर्चे उसमें गिने जाते हैं। फिर आता है एडजस्टमेंट टू दी एस्टिमेट्स। कई बार आपकी स्टैंड अकाउंट्स में कहता है एस्टिमेट्स में हमें एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, क्योंकि जब मान लो एग्जांपल बोले कि हमें रेवेन्यू प्रॉपर तरीके से जैसे एग्जांपल रॉ मटेरियल में कॉस्ट कितनी लगाई जाए, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। कोई चीज़ महंगी आ गई, कोई सस्ती आ गई, लिफो फिफो मेथड यूज़ कर लेंगे। प्रॉफिट, हमें पता है कि हम लोग मिनिमम इतना परसेंट तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, कई बार कंपनी बैलेंस शीट बना रही है 5% के ऊपर, तो वो एडजस्टमेंट ही होती है कि हम लोग जीपी रेट सेटअप कर लेंगे, जितनी सेल होगी उसका इतने परसेंट हमारा प्रॉफिट माना जाएगा, उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ये एडजस्टमेंट भी कई बार यूज़ की जाती है। कई बार अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज भी कर दिया जाता है कि हम लोग नेट प्रॉफिट बाद में निकालते हैं, या फिर प्रायर पीरियड अलग से बना लेंगे, पोस्ट पीरियड अलग से बना लेंगे, ऐसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी हम लोग काम कर सकते हैं। जब भी कोई कंपनी कहता ऐसा कोई मान ली कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पीस में काम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उसमें डिस्क्लोजर होना चाहिए, मीन्स आपका टाइम पीरियड एक तो फिक्स होना चाहिए, टाइम पीरियड एज पर द अकाउंटिंग रूल होना चाहिए, उसमें टाइम पीरियड रिकॉग्नाइज कीजिए, उसमें कैलकुलेटर आप हमेशा यूज़ करेंगे भी आपने जो कैलकुलेशन की है, स्टिल इन प्रोग्रेस, वर्क कंप्लीटेड, स्टार्टिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कोस्ट शीट बनानी है, कोस्ट शीट में स्टैंडर्ड कोस्ट बनाई जाती है जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, मीन्स जो स्टार्टिंग में होता है। फिर वर्क इन प्रोसेस बनाते हैं जिसको फैक्ट्री कोस्ट बोलते हैं। फैक्ट्री कोस्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट भी वो साथ में लेते हैं, बीस ऑफिस में आपके क्या क्या खर्चे लगे, और लास्ट में सेलिंग कोस्ट जिसको फिनिश गुड्स कोस्ट बोलते हैं। ये सभी कोस्ट को आप लोग डिस्क्लोज करना जरूरी है, तभी हम एक्चुअली मान के चलेंगे कंपनी के इतने खर्चे और इतनी इनकम कमाई है। कंपनियों में चीज़ों में कैसे होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं, पहले ट्रेडिंग काउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, फिर वो चेक करते हैं एक्चुअल में ये प्रॉफिट सही हुआ है या फिर नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होंगी तो आपकी कंपनी में कहता बेनिफिट आपको हो सकता है। अगर आपके अकाउंट के स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं करोगे
तो अभी कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में कहता ना तो आपको ये पता लगेगा आपके कितने खर्चे हुए, कितनी आपने रेवेन्यू कमाई है, वो कितने अनएक्सपेक्टेड लॉस थे जो आपको हुए हैं, वो भी आप तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चलने वाले हो तो। ये था आपका पहला टॉपिक जो हुआ खत्म। अगर कोई पॉइंट ऐसा लगे पूछना हो तो देखिए।